हेलो पीपल। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 मार्च को, उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे होते हैं। 6-7 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे। लास्ट ईयर थोड़ी सी संख्या जो है वो कम रही है, उससे पहले जो है वो हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी आते हैं इसमें से। और मेनली अगर मैं एनालिसिस से आपको बताऊं तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ऑप्टिक्स से, कैलोरीमेट्री से, इन वाले टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस जो है ना वो ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट क्लियरिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो अलग अलग क्वेश्चंस में क्या क्या कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो आप अपने एग्जाम में यूटिलाइज करके क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व कर सकें। तो जानते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो काम जो है बेटा वो क्या है, क्वेश्चन जो हैं, इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन जो है वो जो आपकी स्क्रीन पे है, इसमें आप देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज नो लेंथ इन देयर डायमेंशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो कंसेप्ट जो है वो हमने क्या देखना है कि लेंथ वाली डायमेंशन जो है वो नहीं चाहिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर। तो अलग अलग क्वांटिटीज जो है वो आपको दिखा रखी हैं, और इन क्वांटिटीज के बारे में फॉर्मूला ओरिएंटेड होकर हम काम के बारे में ध्यान देंगे। तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, जैसे एक लेटर जो है वो हमें दिखा रखा है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन जो है इट इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा। ठीक है, कभी इसको एस से भी लिख देते हैं या टी से भी लिख लेते हैं, तीनों इसकी जो है नोटेशन होती है सिग्मा, एस या टी से। इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो सरफेस टेंशन होता क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसी भी एक लिक्विड की, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक मिनिमम सरफेस एरिया में करने की कोशिश करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी है एक लिक्विड की जिसकी वजह से वो मिनिमम सरफेस एरिया में रहने की कोशिश करता है। इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि कोई भी जो लिक्विड ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप की होती है, क्योंकि स्फीयर का एरिया जो है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसका अलग से जो सवाल बन सकता है वो क्या हो सकता है कि वाई लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन नेचर। स्फेरिकल नेचर में होने के पीछे का कारण जो है सर वो क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है बेटा वो हमारे पास क्या होती है, सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोर्स का डायमेंशन है m1L1T-2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया L। तो L से L वाली डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा m1L0T-2। हमसे यही पूछा गया है कि लेंथ की डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, तो सरफेस टेंशन में तो लेंथ की डायमेंशन नहीं है। अगला जो वर्ड है वो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी के अंदर रोटेशन की क्वांटिटी क्या है, जिसको हम L से लिख रहे होते हैं। तो L का फॉर्मूला होता है मास वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, MVR। तो मास है ही। वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो वेलोसिटी का डायमेंशन है L1T-1, और रेडियस डिस्टेंस है तो उसमें भी L है। लेकिन हमारा जो सवाल है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, लेंथ नहीं होनी चाहिए, तो इसमें तो लेंथ है, तो ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सरफेस टेंशन जो है वो भी हमने निकाला ही है। स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो दैट इज योर चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन चेंज कितनी हुई है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मान लो लेंथ चेंज हुई है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर जो है उसकी भी यूनिट क्या है, मीटर, डिनोमिनेटर की भी मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है इसकी नो डायमेंशन नो यूनिट, तो इसमें कोई डायमेंशन भी नहीं है। नो डायमेंशन होने का मतलब क्या है, M0L0T0। हमारा पर्पज क्या है, लेंथ जीरो होनी चाहिए। तो दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज कैसी हैं, जिनके अंदर डायमेंशन लेंथ की नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अभी मैंने डिस्कस कराई है आपसे, उसमें तो लेंथ होती है। मान लो मैं बाकी चीजों के बारे में भी डिस्कस करूं तो मास डेंसिटी, अगर मैं एक टर्म के बारे में बात करता हूं, ज्यादातर जगह हमारे पास जो यूज होती है दैट इज योर डेंसिटी। ज्यादातर जगह डेंसिटी वर्ड अगर आता है तो डेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है कि डिवाइड दैट क्वांटिटी बाई वॉल्यूम। उस क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम से। ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम की डायमेंशन जो है वो क्या होती है, L3। तो डायमेंशन तो लेंथ की आ रही है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब एक वर्ड जो है वो बाद में काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट वर्ड क्या होता है, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब है डिवाइड दैट क्वांटिटी बाई लेंथ। ग्रेडियंट जो वर्ड है इसका मतलब है कि उस क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर दीजिए, लेंथ से। तो प्रेशर ग्रेडियंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर अपॉन लेंथ हो जाएगा। प्रेशर की डायमेंशन होती है M1L-1T-2 डिवाइडेड बाई L। मेरा पर्पज क्या है कि मुझे ये डायमेंशन जो है वो लेंथ की टर्म में नहीं चाहिए, तो डायमेंशन लेंथ की टर्म में है। हालांकि एंगल के अंदर डायमेंशन नहीं होती है लेंथ की, ठीक है, बट हमारा जो ऑप्शन है कि दोनों ऑप्शंस जो हैं वो कैसे होने चाहिए, जिनके अंदर लेंथ ना आए, और लेंथ अगर नहीं आ रही है तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं तो केल्विन थर्मोमीटर है और एक फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर है। केल्विन है और एक जो है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर है, सेम रीडिंग आ रही है एक गिवन सैंपल पे। द कोरस्पॉन्डिंग सेल्सियस टेम्परेचर इज अबाउट। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ना अलग अलग टेम्परेचर स्केल हैं। थोड़ा सा इसकी बेसिक डिटेल्स में अगर मैं जाता हूं तो अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। और टेम्परेचर स्केल्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काम जो हमने करना है क्या है कि एक जो है वो हमारे पास डिग्री सेल्सियस का स्केल है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल है। काफ़ी अच्छा सवाल ये रहेगा। एक डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगली अगर मैं बात करता हूं तो एक डिग्री केल्विन है, और एक जो है वो हमारे पास क्या है, डिग्री रेमर का सवाल है। ये चार अलग अलग सेल्सियस का स्केल होता है, फ़ारेनहाइट का स्केल है, केल्विन स्केल है, और एक स्केल कौन सा है हमारे पास, रेमर स्केल जो है ना वो हमारे पास है। तो इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट जो है ना वो हमें पता होना चाहिए। एक ऐसा तरीका जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं जिस तरीके से कोई सा भी कन्वर्जन आ जाए, कोई भी टेम्परेचर सेम करने आ जाए, सब इस तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। एक जनरल काम जो है वो मैं करा रहा हूँ आपको। डिग्री सेल्सियस जो है लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ तो इसका कन्वर्जन हमें केल्विन के लिए पता होता है, 273 केल्विन, 373 केल्विन। डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर मैं बात करूं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही रेमर स्केल में 0 रेमर और एक जो नाम है वो हमारे पास क्या है, 80 रेमर हमारे पास होता है। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपको पता है। टेम्परेचर स्केल्स जो हैं, ये चार टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो हमारे किसी भी लेवल पे बनते हैं, जिनके अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट जो है वो हमें पता होने चाहिए। कोई भी कन्वर्जन जो है वो आप इस फॉर्मूले से कर पाओगे, कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं, कोई भी ऐसा टेम्परेचर बता सकते हैं जिसपे दो की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको सेम मिलेगी। तो अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या है कि स्केल 1 जिसके बारे में आपने बात करनी है, माइनस उसका लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर पॉइंट, माइनस में क्या है, लोअर पॉइंट। सिमिलरली यू कैन पुट द वैल्यूज फॉर स्केल नंबर 2, स्केल 2 माइनस लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट माइनस में लोअर पॉइंट। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। स्केल 1 माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, स्केल 2 माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो आपको जो काम करना है, हमारे दो स्केल जो वो दे रखे हैं, एक नाम है केल्विन के लिए और एक जो नाम है वो किसके लिए है, फ़ारेनहाइट के लिए। तो दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम रीडिंग आनी चाहिए। तो लेट अस कंसीडर कि इसकी केल्विन स्केल पे वैल्यू कितनी है, x, और फ़ारेनहाइट स्केल पे भी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो स्केल 1 माइनस केल्विन वाला स्केल, केल्विन वाले स्केल पे लोअर पॉइंट कितना है, 273। अपर माइनस लोअर करता हूं तो अपर पॉइंट 373 माइनस कितना हो गया, 273। ऐसे ही सिमिलरली फॉर स्केल नंबर 2, जनरल काम कर रहे हैं। स्केल 2 जो है वो हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 32, और 212 माइनस 32। इस तरीके से काम जो है वो हमारे पास है। सोल्विंग दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसको सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की, विच इज x माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। ये आपको जैसे मैंने जनरल काम करवाया है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट है। मान लो आपसे केल्विन या डिग्री सेल्सियस पूछ ले या रेमर स्केल पूछ ले। रेमर स्केल जो है वो भी होता है, जैसे डिग्री सेल्सियस है ऐसे ही एक स्केल रेमर स्केल भी हमारे पास होता है, जिसमें अपर और लोअर पॉइंट जो है 0 और 80 हमारे पास है। x माइनस 273 बाई 100, और दिस इज योर x माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 5 जा 2 9 जा। यहां से हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, x की, तो 9 इंटू एक्स माइनस 273, 5 इंटू एक्स माइनस 32। सोल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो काम है वो क्या करना है कि 9x माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 के साथ, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है मल्टीप्लाई कितनी बन जाएगी, 5, और फिर जो है कितना हो जाएगा 18, और 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 5 7, 5x माइनस दिस इज योर 160। यहां से x की वैल्यू जो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 160 प्लस 2457, 2457 माइनस 160। इस वैल्यू को अगर मैं और सोल्व करता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी, इसमें से 160 को अगर हम माइनस करेंगे तो वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 160 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -2293। ऐसे ही कुछ होना चाहिए। 160 अगर इसमें से 160 माइनस करेंगे तो 2297। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास बन रही होगी। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, ठीक है, ये जो डाटा है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है कि इस तरीके से काम जो है वो हमारे पास अलग अलग स्केल्स अवेलेबल होते हैं, और वहाँ पे ये चीज़ें जो है ना वो आपको पता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो 4x जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, -2297। x की वैल्यू निकालेंगे तो
दिस इज योर -2297 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको डिवाइड करा तो ये आंसर जो है वो कितना बन जाएगा, -5। यहाँ पे फिर करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 7 जा पे जाएगा, फिर 4 जा पे जाएगा, और प्लस में वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपने बनाई 0.25, लेकिन नियरली वैल्यू जो है वो पूछी गई है। यही आंसर जो है वो इसका किस में रहेगा, केल्विन में, और यही आंसर जो है इसका किस में रहेगा, डिग्री सेल्सियस में रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूं तो x की वैल्यू जो है वो मुझे पता चल गई है कि x की वैल्यू कितनी है, -574, इतना आंसर बन रहा है। और अगर इसको सेल्सियस में लेके जाना है तो सेल्सियस में लेके जाने के लिए इसमें सिर्फ क्या ऐड करते हैं, 273, तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी -301। तो ऑप्शन नंबर 301 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा देख लेंगे एक बार कि ये जो काम करवाया गया है ये किस लिए करवाया गया है। इस काम को कराने के पीछे का कारण जो है वो आपको, ये जरूरी नहीं है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट का ही पूछे, स्केल तो कोई सा भी पूछ सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या करवा दिया है, स्केल 1 स्केल 2, कोई भी 2 स्केल के लिए हम ये काम कर सकते हैं। स्केल 1 माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, स्केल 2 माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, ये वैल्यूज मैंने रखी। सोल्विंग दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। वो एक्स किस में आया है, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। उस केल्विन से मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है डिग्री सेल्सियस में। मैंने 273 उसमें ऐड करा तो मेरा आंसर जो है वो क्या आ गया, 301 आ गया। ये आंसर जो है ना वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। काम जो हमसे क्या पूछा गया है कि पहले वो स्केल निकालने हैं जिन स्केल के अंदर क्या है, डिग्री सेल्सियस जो है वो तो बाद में कन्वर्जन करवाना है, जिसमें केल्विन वाला जो है वो वैल्यू किसके बराबर जा रही हो, फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू पे। ये काम करना है। नेक्स्ट इज योर द मिनिमम लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी योर फुल लेंथ इमेज। आपकी फुल लेंथ को देखने के लिए प्लेन मिरर कितना होना चाहिए, वो आपकी हाइट का हाफ होना चाहिए। ये डाटा जो है वो आप याद करेंगे, दिस शुड बी हाफ ऑफ योर हाइट। आपकी पूरी लेंथ अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेन मिरर जो है वो आपकी हाइट का लगभग, मतलब कि जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ योर लेंथ होनी चाहिए, एटलीस्ट दिस शुड बी। स्टार ट्विंकल जो है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो किस फिनोमेना की वजह से है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो हमारे पास क्या है, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो हमें अपीयर होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है उसका कारण क्या है कि स्टार्स जो हैं उनका जो डिस्टेंस है उसके बीच में अगर मैं बात करता हूं तो डाटा जो है वो आपके पास कैसे है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है, स्टार से लेकर जहां से आप जो है वो खड़े होकर उसको देख रहे हैं, तो अलग अलग जो है वो एटमॉस्फेयर की जो है वो लेयर्स वहां पे हैं, और लेयर्स के अलग अलग क्या है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अलग अलग उनके क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पीछे का कारण क्या है कि बीच के मीडियम जो है वो लगातार चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, ये कारण है। तो स्टार की ट्विंकलिंग जो है उसके पीछे का कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। वही बात हमने देखी है कि अलग अलग लेयर्स जो होती हैं एयर की, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, मीडियम अलग है, टेम्परेचर अलग है। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, दैट इज योर जियोमैग्नेटिज्म। व्हाट इज जियोमैग्नेटिज्म? जो ये स्टडी हो रही है ना अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में, तो ये जो स्टडी होती है ये किस ब्रांच के अंदर आती है, जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जियोमैग्नेटिज्म तो वो चीज होगी। फिर अगर मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हल्का सा आइडिया जो है वो अगर हम लेना चाहें तो हमारे पास जो है इस तरीके से 2 प्लेन होते हैं। एक जो है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक होता है, एक जो है इस तरीके से प्लेन जो है ना वो हमारे पास होता है। ठीक है, प्लेन के बारे में जो है वो हम बात कर रहे हैं। जो ये प्लेन है ये कहलाते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। एक जो है वो हमारे पास क्या है, जियोग्राफिक मेरिडियन होता है, और एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब एक प्लेन है, जियोग्राफिक का मतलब अर्थ से, और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट से। इस तरीके से चीजें हैं। तो इस तरीके से 2 प्लेन होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है कि अगर हम बात करें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे आ रहा होता है, दिस इज योर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो 12th फिजिक्स से रिलेटेड है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है, और ये जो एंगल है ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप, जिसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच। बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल है, और दिस इज योर वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज नोन एज
बी वी, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, वी का मतलब वर्टिकल है। तो अगर ये एंगल डेल्टा है तो आप सब जानते हैं एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, कोस कहलाता है, बी कोस डेल्टा हो जाएगा। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज योर बी साइन डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा कहलाता है एंगल ऑफ डिप। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज हेयर एंगल ऑफ डिप जो है वो क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो हमें पता है, दिस इज योर बी कोस डेल्टा। वी वांट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू बी जीरो, हम चाहते क्या है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो बी एच जीरो है विच इज बी कोस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। तो कोस डेल्टा शुड बी जीरो, तो डेल्टा कम्स आउट टू बी 90। और डेल्टा 90 कब बनेगा, ये डायरेक्शन किसकी है, पोल की। तो मैग्नेटिक पोल पे अगर हम जाएंगे तो पोल पे जो है वो क्या रहेगा, जीरो, और मैक्सिमम कहाँ रहेगा, इक्वेटर पे रहेगा। तो पोल्स पे अगर हम जाते हैं, मैग्नेटिक पोल पे अगर मैं रहता हूं तो मैग्नेटिक पोल पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू जो है सर वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये काम आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं चलता हूं तो एज पर BCAS, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, उनके अनुसार अगर हम बात करें व्हाट इज द मिनिमम पिक्सल काउंट ऑफ एक्सरे मशीन, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मली भी जो हम पिक्सल सेट करते हैं वो क्या होता है 1024/768, ठीक है, बेसिक सा सवाल है ये तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो द डेटोनेटर इज यूज्ड, ठीक है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको जो है वो बात पता होनी चाहिए कि डेटोनेटर जो है वो किस लिए यूज करा जाता है। तो किसी भी चेन रिएक्शन में चार्ज को, इनिशियल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए डेटोनेटर की यूज होती है, और इनिशिएट द मेन चार्ज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास काम है कि डेटोनेटर का काम क्या होता है, एक इनिशियल मेन चार्ज को इनिशिएट करना। तो काफी सवाल जो है इस सेशन में आपसे पूछे गए थे फिजिक्स के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडिया यूज फॉर लाइट पल्सेस फॉर कैरिंग इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रेंड में है ये चीज कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो हैं, जो कि किसके प्रिंसिपल पे काम करती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। ये काफी स्पीड ऑफ लाइट से डाटा को बड़ी सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे सेफली डाटा को ट्रांसफर करने के लिए लाइट की स्पीड से, लाइट पल्सेस के फॉर्मेट में जो यूज होते हैं उनका नाम क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। दे आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इनके बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और आपको देना चाहूं तो इस तरीके से इनकी फिगर होती है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम कोर कहते हैं, जो ये बाहर वाला है वो क्या है, क्लेडिंग। एंड दे हैव अ स्लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, उनके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हल्का सा क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये जो है इसमें लाइट की स्पीड से जो है कोर के अंदर जो है वो सिग्नल हमारा ट्रेवल करता है, ठीक है। तो 19 में पूछे गए सवाल जो है वो हमने डिस्कस करे हैं। सिमिलरली फॉर 2020 के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आपने देखा है कि पहले जो है वो कुछ सवाल आपने जो देखे, कुछ आपके सीधे याद करने के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ जो है वो आपके क्वेश्चंस जो है वो आपको कंसेप्ट क्लियरिटी के बेसिस पे आने चाहिए, तो उनके बारे में हमने काम करना है। कुछ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है वो हमने देखे हैं, कुछ जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो है वो हो सकते हैं, कुछ जो है वो फिनोमेना बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आपने किसके बारे में जाना कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, डायरेक्ट जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन जो है वहां से बना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन किस वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से होता है। ऐसे ही आपने जो है वो क्या जान लिया है, फिर ऑप्टिकल फाइबर वाला सवाल जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे जो सवाल है वो क्या दे रखा है, टिंडल इफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट, यही सवाल जो है जैसे पहले आपने क्या पढ़ा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट्स जो है वो चल रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस होता है। लाइट स्कैटर के बेसिस पे टिंडल इफेक्ट जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। बेसिक सा एक सवाल है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से सवाल पूछा गया है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे रखा गया है। कनकेव सरफेस जो है वो आपको दिखा रखा है। कनकेव मिरर जो है वो हमारे पास ये जो ये क्या होता है, कनकेव मिरर है, ये इसका हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है। इनफाइनाइट से आने वाली रेज हम सब जानते हैं कि इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल। और एक बात और जो हम सब जानते हैं कि पैरेलल आने वाली रेज एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं और उस पॉइंट को जो नाम दिया जाता है सर वो नाम दिया जाता है फोकस। पैरेलल आने वाली रेज, हमें क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट,
ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो हमें क्या पता है कि इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। अब इस इमेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इमेज रियल है इन्वर्टेड, क्योंकि काम रियल में हो रहा है। इमेज जो है वो कैसी है, पॉइंट साइज इमेज है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो इमेज बनी कहाँ पे है, फोकस पे बनी है। ये बातें जो है वो इस इमेज के बारे में हमें पता है। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है कि इमेज इन्वर्टेड है, ये तो बात ठीक है, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है दैट इज नॉट ट्रू। इमेज इन्वर्टेड है, बात ठीक थी। रियल है, बात ठीक थी। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, इमेज का जो साइज है वो तो कैसा बना है, पॉइंट साइज, तो ये तो बात गलत है। पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस, ये बात भी ठीक है। हमसे पूछा गया था कौन सा ठीक नहीं है, वो जो है वो आपने बताया है। ये क्वेश्चन जो है फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास आ रहा है कि रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर दे रखी है, क्योंकि वोट इज द यूनिट फॉर पावर। पावर की यूनिट कितनी है, 400 वोट जो है वो आपको पावर गिवन है। टाइम जो है वो दे रखा है आपको 10 आवर्स पर डे। पर डे पे जो आप यूज कर रहे हो दैट इज योर 10 आवर्स, ठीक है। 30 डेज के लिए ऑपरेट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 30 और कर देंगे, तो कितने टोटल आवर्स जो आप यूज कर रहे हो दैट आर योर 300 आवर्स। किलोवोट आवर, देखो आवर जो है वो तो हमें पता ही है, किलोवोट में इसका कन्वर्जन करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 0.4 किलोवोट, क्योंकि हमें किलोवोट की टर्म में जाना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हम जानते हैं दैट इज योर पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। पावर जो है 0.4, टाइम कितना यूज कर रहे हो 300, तो आंसर कम्स आउट टू बी 4/10 मल्टीप्लाई बाई 300। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, दिस कम्स आउट टू बी 120 किलोवोट आवर। नेक्स्ट वन इज गिवन टू यू एज कि 1 किलोवोट आवर की जो कॉस्ट है दिस इज योर ₹3। आपको 120 किलोवोट आवर्स की यूनिट बतानी है कि कितना पैसा लगेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 120 कम्स आउट टू बी 360 रुपीज। बेसिक ही सवाल है, आपने यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स लिए। नंबर 1 कि आपको यूनिट जो है वो किलोवोट आवर है, तो ये वोट था, इसको किस में कन्वर्ट करा, किलोवोट में। 10 आवर्स पर डे है, 30 डेज का टोटल शेड्यूल है, तो क्या हो जाएगा 300 आवर्स हो जाएंगे। एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम, यहां से आपने क्या निकाल ली, एनर्जी। 1 किलोवोट आवर की जो कॉस्टिंग आ रही है दैट इज योर ₹3, तो 120 के लिए बात करेंगे तो कम्स आउट टू बी 360 रुपीज। इतना काम जो है ना वो हमारे पास बने। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी सवाल आते हैं। ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्मल एनर्जी का ट्रांसमिशन जो है वो कौन सा फिनोमेना होता है, तो आप जो है वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपने पढ़ रखे हैं कि हीट को ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके क्या हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो वो हमने पढ़ रखे हैं कि एक जो मेथड है वो क्या है, कंडक्शन मेथड है। वन इज योर कन्वेक्शन मेथड, अनदर वन इज योर रेडिएशन मेथड। तो ये जो है ये 3 तरीके हैं हमारे हीट को ट्रांसफर करने के, और हीट को ट्रांसफर करने के ये 3 तरीके, तो ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। थोड़ा सा डिफरेंस भी इनमें अगर जानना चाहें तो मान लो तरीका जो वो क्या है कि हम 10 जन जो है वो खड़े हैं और एक बॉल जो है वो फर्स्ट के पास है एंड दैट हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू पर्सन नंबर 10 नंबर वाले पर्सन के पास आपने इसको जो है वो ट्रांसफर करना है। तो एक तरीका तो क्या है कि ये फर्स्ट वाला सेकंड को दे, सेकंड वाला थर्ड को दे, और थर्ड वाला जो है वो इसको इसी तरीके से चेन बनती हुई कहाँ चली जाए, लास्ट तक चली जाए। तो दिस मेथड इज नोन एज कंडक्शन मेथड। कंडक्शन के अंदर अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे जो है वो क्या है, इन्वॉल्वमेंट है किसकी, बीच वालों की। जो बीच में आए हैं वो सब गर्म होते हुए चलेंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएटर पार्टिकल्स, जो बीच वाले पार्टिकल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आपने ली है, ठीक है। मैं खुद जाके 10th नंबर को देखा हूं, दैट इज योर कन्वेक्शन मेथड। यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हुई है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, फर्स्ट वाला जो है वो वहां पे पहुंचा है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हुई है। जैसे पानी आपका गर्म हो रहा होता है। एक जो इंपॉर्टेंट काम है कि एक सवाल पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटी के लिए कौन सा मेथड जरूरी है, मतलब कि ग्रेविटी इनमें से किसके लिए जो है वो जरूरी है, तो ग्रेविटी कन्वेक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। ये बात आपको पता है, ठीक है। जैसे पानी के गर्म होने के लिए अगर मैं बात करता हूं तो कन्वेक्शन मेथड है, ठीक है। आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस है, आप सब्जी बना रहे हैं तो आपके जो है जो यूटेंसिल्स वगैरह हैं वो गर्म हो जाते हैं, आप चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गर्म हो जाती है, तो वो कंडक्शन मेथड है। ऐसे ही सन से जो हमें आ रही रेडिएशन है वो रेडिएशन मेथड है कि यहाँ से डायरेक्ट जो है वो फेंक दी है और डायरेक्ट जो है वो इसमें वो खुद लेकर गया है, इसमें जो है वो क्या हो रहा है, रेडिएशन वाले में बात करता हूं तो उसने फेंक दी है, बस उसने वहां पे कैच कर ली है। सन से जो हमें लाइट रेज आ रही हैं, सन से जो हमें हीट मिल रही है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन मेथड, ठीक है। ये चीजें हमें पता है।
इन एन एटॉमिक गैस द मोशन ऑफ पार्टिकल इज गवर्न्ड बाय कोलिजन। कोलिजन जो है उससे पार्टिकल का मोशन जो है वो गवर्न होता है। गैस को आयनाइज कर दिया। आयनाइज करने का मतलब क्या है कि सर उनपे चार्जेस आ गए हैं, उनपे जो है वो क्या आ गया है, चार्ज आ गया है। और चार्ज अगर उनके पास आ गया है तो अब जो है चार्जेस के बीच में कभी भी दो फोर्स चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है, सेपरेटेड बाई R। तो हम सब जानते हैं कि इन पे जो है वो कौन से फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लगने इनके ऊपर शुरू हो जाते हैं। चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही नहीं, चार्जेस हैं तो स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो पिक्चर में आ जाएंगे चार्जेस अगर होते हैं तो। ठीक है। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, गैसेस को लिक्विफाइड किया जा सकता है। गैसेस को लिक्विफाइड करने का तरीका क्या है कि उनके बीच का स्पेस जो है, इंटर एटॉमिक स्पेस जो है उसको डिक्रीज कर दो काफी। इंटर एटॉमिक स्पेस जो है उसको क्या कर दिया जाए, डिक्रीज। अगर इंटर एटॉमिक स्पेस को डिक्रीज कर दिया जाएगा तो उसको करने का तरीका क्या है कि टेम्परेचर की कंडीशन को लो ले लो और प्रेशर जो है उसको दबाएंगे तभी तो स्पेस कम होगा। प्रेशर को क्या कर दो, इंक्रीज। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, रिड्यूसिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर तो नहीं चाहिए, प्रेशर तो ज्यादा चाहिए। प्रेशर एंड अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रेशर शुड बी हाई एंड टेम्परेचर शुड बी लो। कंसेप्ट क्या है कि दैट इंटर एटॉमिक स्पेस शुड बी लेस। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे भी आपने देखा है कि काफी क्वेश्चंस जो हैं वो फिजिक्स के पूछे गए हैं आपसे। वही दोबारा से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कंसेप्चुअल सवाल हैं, कुछ जो है सीधा कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए उसके बेसिस पे हैं। वही चीजें जो हैं वो आपकी चल रही हैं। नेक्स्ट 2021 के सवाल अगर मैं डिस्कस करूं तो काम जो वो क्या कह रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वेट और मास से रिलेटेड वो बात कर रहा है। अब वेट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वेट इज अ फोर्स एंड दैट फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज m मल्टीप्लाई बाई g, वेयर m इज योर मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास जो है सर वो क्या है, m है, और g इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम जो है वो क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस स्टेप, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर मैं जा रहा हूं तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो सर क्या हो जाती है, चेंज। और ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी तो सर वेट की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन मास जो है, अच्छा ये बात भी हमें पता है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मास के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो तो दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट। तो मास जो है वो तो हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये फिक्स रहती है। जब तक एक बॉडी का मैटर सेम है तब तक मास तो क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूं किसके बारे में, वेट के बारे में, तो वेट की वैल्यू डिपेंडेंट है किस पे, जी पे। और जी की वैल्यू हाइट के साथ भी चेंज होती है, जी की वैल्यू डेप्थ के साथ भी चेंज होती है। आप पोल से इक्वेटर पे जा रहे हो, इक्वेटर से पोल पे जा रहे हो, वहां पे भी चेंज होती है। तो वेट तो चेंज होगा लेकिन मास जो है सर वो क्या रहेगा, सेम। वेट ऑफ अ बॉडी में चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मास रिमेन्स कांस्टेंट। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है। नेक्स्ट अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है, डिट्टो सेम सवाल हमने पहले भी करा है। काम जो वो क्या कर रखा है, वोट। वोट जो है वो पावर की यूनिट है, दैट इज गिवन टू यू एज 100 वोट। 8 आवर्स पर डे, टाइम इज गिवन टू यू एज 8 आवर्स पर डे। टोटल टाइम मैं निकालना चाहता हूं तो टोटल टाइम मंथ ऑफ अप्रैल। अब अप्रैल मंथ में जो डेज की संख्या है वो कितनी है, 30। तो मल्टीप्लाई बाई 30, दिस कम्स आउट टू बी 240 आवर्स। तो हमें यूनिट्स बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट, यूनिट इज किलोवोट आवर। किलोवोट आवर को ही हम क्या कहते हैं, दिस किलोवोट आवर इज योर यूनिट। तो इसको किलोवोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट विल बी 0.1 किलोवोट। यू हैव टू फाइंड आउट एनर्जी, एनर्जी इज योर पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। 0.1 multiplied by 240, this comes out to be 24 kilowatt hour, and 24 kilowatt hour will be 1 kilowatt hour means 1 unit। जो घरों का बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट बताते हैं। और यूनिट का मतलब ही क्या है, किलोवाट आवर, कितना पावर कितने टाइम के लिए यूज करा गया है। फिर दोबारा से जो है बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट बेसिस सवाल है, इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्लोज सर्किट में किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो करंट को मेजर करने के लिए हम मेनली तो किसका इस्तेमाल करते हैं, एमीटर का। और एक जो सवाल है कि हम किसका भी इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। अब गैल्वेनोमीटर और एमीटर में कंफ्यूजन है क्योंकि वोल्टमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, कंपास नीडल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को दिखाती है।
अब एमीटर और गैल्वेनोमीटर में अगर मैं बात करता हूं तो गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। बहुत छोटा सा भी करंट अगर है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत छोटे से करंट को भी अगर मैं मेजर करना चाहूंगा तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट करता है। एमीटर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये लार्ज करंट को मेजर करने के लिए काम आता है, छोटे करंट पे ये रीडिंग शो नहीं करेगा। तो आंसर शुड बी गैल्वेनोमीटर। जहां पे आप कई बार जो है वो करंट को इंड्यूस करवाते हैं, करंट को इंड्यूस करवाते हैं तो वहां पे गैल्वेनोमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडक्शन वाला करंट ज्यादा बड़ा नहीं होता है, और ज्यादा बड़ा करंट नहीं होगा तो एमीटर तो रीडिंग कितनी शो करेगा, 0। तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं किसका, गैल्वेनोमीटर का। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है, दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर करता क्या है, इलेक्ट्रिकल, आप उसको क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, और वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल जो नाम है वो यहीं पे ही है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाइट वेव्स जो हैं, लाइट वेव्स जो हैं वो कैसी होती हैं, तो ये जो कंसेप्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक साउंड वेव्स होती हैं और एक कैसी हैं, लाइट वेव्स। तो साउंड वेव्स जो है सर वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं, और लाइट वेव्स जो है सर वो हमारी ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मैं बोल रहा हूं आप तक आवाज कब जा रही है, जब जो है मतलब कि मीडियम है, ठीक है। लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी बता देते हैं कि दिस इज साउंड वेव्स आर मैकेनिकल इन नेचर एंड दीज आर नॉन मैकेनिकल इन नेचर। लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम टू, लेकिन साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। एक नॉन ल्यूमिनियस इनमें से कौन है, ल्यूमिनियस का मतलब जिनकी खुद की लाइट है, नॉन ल्यूमिनियस सन की खुद की लाइट है, कैंडल की खुद की है, एलईडी बल्ब की है, मून की लाइट खुद की नहीं है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। Who among the following is known as father of nuclear physics? न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसकी शुरुआत ही जो है वो कहां से हुई है, ठीक है। तो काम जो है वो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के तौर पे जिनको जाना जाता है वो कौन है हमारे पास, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब जो हैं उनको जो है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। ये सवाल जो है वो आपने देखे, यहाँ पे कोई ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो आपसे नहीं डिस्कस किया गया है, लेकिन सवाल जो है वो बिल्कुल बेसिक टाइप के थे, ठीक है। कंसेप्ट के साथ जो है वो हमने जानने की इनको कोशिश करी है। 2022 पे अगर आते हैं तो दोबारा से ऑप्टिक्स का फिनोमेना बेस्ड सवाल है कि सनसेट और एक्चुअल सनसेट और अपेरेंट सनसेट के बीच में जो टाइम डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो 2 मिनट का होता है, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम गैप जो है वो होता है, क्योंकि उस टाइम पे सन हमसे बहुत ज्यादा दूर होता है, सनराइज के टाइम पे भी, सनसेट के टाइम पे भी, ठीक है। और लाइट रेस जो हैं वो एक्चुअल सनसेट और एक्चुअल सनराइज से हमें जो है वो कितने का डिफरेंस देती हैं, अबाउट 2 मिनट का। 10th क्लास ओरिएंटेड सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और इसको जो है वो एक क्यूब बना दिया गया है, तो साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन जो है वो मैथ्स ओरिएंटेड है कि कोई भी कन्वर्जन आप करते हैं, कभी भी कोई कन्वर्जन करते हैं, एक शेप से दूसरी में अगर आप जाते हैं तो आप काम करते हैं कि सर वॉल्यूम इनिशियल जो है वो बराबर होती है वॉल्यूम फाइनल के। तो इनिशियल जो शेप आपको गिवन थी दैट इज योर स्फीयर, और अगर मैं स्फीयर के बारे में बात करूं तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। फाइनल शेप जो है वो क्यूब है, क्यूब की शेप क्या होती है, ए क्यूब हमारे पास वॉल्यूम देती है, साइड की क्यूब। 4/3 पाई जो है, पाई को 22/7 हम रखेंगे। रेडियस जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है, 2 × 2 × 2 एंड दिस इज योर साइड की क्यूब। इस तरीके से काम हमने करना है। अब अगर मैं इसमें डाटा जो है उसको थोड़ा सा देखें तो ये क्या हो गया, 4 × 22 / 21, दिस इज योर 2 की क्यूब। ये जो है वो हमारे पास क्या है, साइड की क्यूब है। तो यहाँ पे इस सारे की पावर जो है वो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज योर 1/3 पावर जो है वो यहाँ पे, ठीक है। अब आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको आइडिया दूं कि डाटा जो हम क्या लिखेंगे, इसको जो है ये 2 की क्यूब है, ये तो सिंपल सोल्व हो ही जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दिस इज योर 4 × इसको 2 × 11 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 × 11 डिवाइडेड बाई कितना है, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 की क्यूब को तो हम बाहर ही ले लेते हैं, या 2 की क्यूब की पावर कितनी है, 1/3 इज इक्वल टू a के बराबर है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 2 की क्यूब ही है 8, और ये वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से एक 2 आ जाएगा,
एक 2 इसमें से आ जाएगा, अंदर जो है वो क्या है 11/21 रेज टू पावर कितना है 1/3। तो बाहर जो है बेटा वो क्या जा रहा है 4 जो वैल्यू है सर वो हमारे पास जा ही रही है। इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कितना आंसर आ रहा होगा सोल्व करके। ए जो आंसर है वो आप यहाँ से निकाल पाए। द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इमेज की, ऑप्टिक्स का सवाल है दोबारा से कि इमेज जो है सर वो कैसी होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, सेम साइज की इमेज होती है, ठीक है सेम साइज बनेगा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। और क्या होता है कि ये जो इमेज है वर्चुअल इरेक्ट है सेम साइज की इमेज बनेगी। अगली जो बात है वो क्या होती है कि ये जो है कि आप जो है वो जानते हैं इसके बारे में साइज सेम है वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। अगला जो काम जो है वो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो इमेज का जो है वो क्या बन जाता है राइट हमारे पास बन जाता है, ठीक है ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का जो है वो क्या होता है लेटरली इन्वर्टेड जो वर्ड है वो आप इसको नाम देते हैं लेटरली इन्वर्जन होता है, ठीक है ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज के राइट का काम करता है। तो देखें कि इमेज ऑफ प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके रिपोर्ट है ये तो नेवर वर्चुअल गलत बात है, ऑलवेज रियल जो है ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है कभी भी इसकी इमेज जो है वो साइज जो है सेम रहेगा हमेशा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही हमेशा बन रही होगी। डाइज इन ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड बाई, इंक जो है उसमें से डाइज को अगर सेपरेट करना है तो हमारे पास मेथड है क्रोमेटोग्राफी। कभी भी कलर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा मिक्सचर में से कलर्स को अगर आपने सेपरेट करना होगा तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो क्रोमेटोग्राफी रहेगा, ठीक है। अगली अगर मैं बात करता हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट जो कन्वर्जन है वो किस में हो जाएगा वेपर्स में, गैसेस में, लिक्विड में ना जाके सीधा डायरेक्ट जो है वो वेपर में चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास क्या है ड्राई आइस होती है और ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट कहां चली जाती है वेपर्स में चली जाती है, आपको पता ही है, ठीक है ये तो जाना हुआ सवाल है आपका। 2023 पे अगर हम डिस्कस करने चलें चीजों को तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार, स्टार्स में फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो हम जानते हैं कि फ्यूजन प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए स्टार्स में एनर्जी के लिए, ठीक है दो लाइट न्यूक्लियाई मिलते हैं और वो कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022 वाज गिवन फॉर क्वांटम एंटेंगलमेंट, ऑप्शन नंबर बी है। करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है उस टाइम पे रहा होगा 2024 वाला जो है वो किसको दिया गया है किस फील्ड के लिए दिया गया है वो जो है वो आप देख लेंगे एक बार नेट से और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसको। नेक्स्ट जो है वो हमारा न्यूमेरिकल है जिसमें क्या कहा गया है अ पर्सन ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट, तो लिफ्ट एलिवेटर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, लिफ्ट प्रॉब्लम से सवाल है। काम को करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम की पहले कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको गिवन है तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, रिएक्शन सरफेस पे ऊपर लगेगी। अब मेन जो बात है वो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर है, ऊपर जाने का मतलब बढ़ना होता है, बढ़ने का मतलब क्या लगाते हैं फॉर्मूला कि आर का फॉर्मूला है एम इंटू जी प्लस ए, बढ़ेंगी वैल्यूज एक्सेलरेशन से अगर वो जा रहा है तो। सेम काम अगर ये लिफ्ट जो है वो किसी एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होती, नीचे जा रही होती तो इस टाइम पे जो फॉर्मूला है वो क्या होता है एम इंटू जी माइनस ए, नीचे जाने का मतलब घटना है, घटने का मतलब क्या है एम इंटू जी माइनस ए, और ऊपर जाने का मतलब बढ़ना है जिसको हमने क्या लिखा है एम इंटू जी प्लस ए, ये डाटा है। तो मास इज गिवन टू यू एज 50 और ये जो है ये कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा मास इज गिवन टू यू एज 50, जी की वैल्यू जो है वो कितनी ले लेनी चाहिए हमें 9.8 एंड दिस इज गिवन टू यू एज एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू एज 1। ऊपर वाला फॉर्मूला सर क्यों लगाया है क्योंकि लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स, नीचे जा रही होती है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं एम इंटू जी माइनस का ए। 50 दिस इज योर 10.8, इसको अगर मैं लिखता हूं तो 50 इंटू में 108/10 कम्स आउट टू बी 540, 540 इज योर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ओके रिपोर्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउंड इज करेक्ट, साउंड की करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड बात हो रखी है कि साउंड की करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कौन सा डाटा जो है वो ठीक है। पिच की बात हो रखी है, एम्पलीट्यूड बोला हुआ है, स्पीड बोला हुआ है, तो अगर मैं बात करता हूं तो पिच करेक्टरिस्टिक्स मैं खुद बता देता हूं पहले। पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, पिच किससे रिलेट करती है हमारी फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा रिलेट करता है किससे लाउडनेस से, मैं तेज बोल रहा हूं
आराम से बोल रहा हूं, मतलब कि लाउडनेस से रिलेटेड है एम्पलीट्यूड जो है। और अगर मैं स्पीड बताऊं तो स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ मीडियम। स्पीड किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अलग अलग होगी। हाई पिच हैज हाई फ्रीक्वेंसी, बात बिल्कुल ठीक है, करेक्ट ही पूछा गया है। हाई पिच, पिच और एम्पलीट्यूड का लेना देना नहीं है, ठीक है। स्पीड का मीडियम से है, मैंने बताया है आपको। एम्पलीट्यूड का लाउडनेस से है, और पिच का किससे है? फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट इज योर, अगेन एक न्यूमेरिकल दे रखा है। क्लाइंबर ट्राइज टू रीच द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज 130 मीटर हाई। क्लाइंबर है, 130 मीटर हाई डिस्टेंस को जो है वो कवर करना चाहते हैं 1 मीटर पर मिनट। एक मिनट में वो 1 मीटर चल पाते हैं। हाउ एवर एज सून एज ही कंप्लीट 5 मीटर ही स्लिप्स डाउन बाई 1 मीटर। जैसे ही जो है वो 5 मीटर चलते हैं तो वो स्लिप कर जाते हैं 1 मीटर से। ऊपर तक जाने में समय सर कितना लगेगा, ये एक सवाल। तो अगर मैं बात करता हूं तो 5 मीटर चलने के लिए 1 मिनट में चल पाते हैं, 1 मिनट में चल पाते हैं वो 1 मीटर। 5 मीटर तक वो सीधे चलते हैं तो 5 मिनट का टाइम हो जाएगा। 5 मिनट में अगर मैं बात करूंगा तो 5 मिनट में वो कितना चल पाएंगे? 5 मीटर। लेकिन 5 मीटर ऊपर चल तो पाते हैं, लेकिन साथ में से स्लिप कर जाते हैं 1 मीटर। तो 5 मिनट में वो जो डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं वो कितना कवर कर पा रहे हैं? 4 मीटर। और टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है, तो अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है उनकी एक फ्रीक्वेंसी है, 5 मिनट में वो 4 मीटर चढ़ पा रहे हैं। अब हमें पहुंचाना कहाँ है? 130 मीटर पे। और 130 मीटर को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो ऐसे ऐसे स्टेप्स हमें पता चल जाएंगे 5-5 मिनट के कितने पेयर बनेंगे। दिस कम्स आउट टू बी, ये 2 से कैंसिल होगा, ये कितने पे? 65 पे। 65 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी 32.5। अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड होता तो हमें कुछ और सोचना पड़ता, लेकिन ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब पूरे स्टेप्स तो क्लियर हुए नहीं है। 32.5 इतने जो हैं ये पेयर जो है वो किसके हैं? 5 मिनट के। तो 32.5 जो हैं ऐसे पेयर जो हैं वो 5-5 मिनट के हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो 5 से हो जाएगा 162.5। ये काम जो है वो हमारे पास बन गया। इतने मिनट का समय लगा है। और इस मिनट को अगर मैं तोड़ूं तो 120 मिनट एक बना लेते हैं, प्लस 42.5 मिनट एक बना लेते हैं। 120 मिनट का मतलब 2 आवर्स है, और ये 42.5 मिनट, तो 2 आवर्स 42 मिनट्स जो हैं उसको वो लग रहे होंगे। आपने क्या देखा है कि 1 मिनट में वो 1 मीटर चल रहा है, 5 मिनट में 5 मीटर तो चढ़ा, लेकिन 1 मीटर क्या आ गया? स्लिप कर गया। तो 4 मीटर कवर कर रहा है। टोटल कितना कवर करवाना है? 130। एक में कितना जा रहा है? 4 मीटर। तो 32.5 ऐसे जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो 5 मिनट की एक है, वहां से आपने डाटा जो है वो पुट करके आंसर निकाला। नेक्स्ट फिर से न्यूमेरिकल है एक, स्पीड टाइम रिवॉल्यूशन रोटेशन से रिलेटेड है। व्हील ऑफ कार कवर्स 44 किलोमीटर इन 5000 रिवॉल्यूशंस। रेडियस ऑफ द व्हील जो है ना वो आपने बतानी है। तो डिस्टेंस जो है सर वो कितना है? डिस्टेंस है 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर को कन्वर्ट करा मीटर में तो 4400, आंसर ये किस में आ गया? मीटर में आ गया। ये डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो 5000 जो रिवॉल्यूशंस हैं वो कन्वर्जन होता है किस में? 4400 मीटर में। तो मैं एक रिवॉल्यूशन की बात कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 44,000 डिवाइडेड बाई 5000। 5000 से 000 कैंसिल हो जाएगी। एक रिवॉल्यूशन व्हील की क्या होती है? 2πr के बराबर होती है। 44 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 5। 2 की जगह 2 है, पाई की जगह 22/7। रेडियस निकालना चाहते हैं, 44 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 5। ये काम हमने कर लिया, तो 44 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अगर मैं रेडियस निकालना चाहता हूं, दिस कम्स आउट टू बी 7/5। लेकिन ये आंसर किस में है? मीटर में। मुझे सेंटीमीटर में जाना है, तो 7/5 इंटू में कितना हो जाएगा? 100। 5 से ये वैल्यू कितने पे गई? ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बनेगी? 7/5 ऑफ मीटर। तो 7/5 इंटू में 100 हो जाएगा। 20 से वैल्यू चली जाएगी, आंसर कम्स आउट टू बी 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आना चाहिए। ऑप्शन गिवन नहीं है, तो कुछ इश्यू जो है वो इस क्वेश्चन के साथ जरूर रहा होगा। काम जो वो हमने क्या करना है, चीजें जो है वो आपको क्या पता है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। फिर भी 44 किलोमीटर जो है वो है, तो किलोमीटर से मीटर में चले गए हैं। इतने रिवॉल्यूशंस के लिए आंसर ये है। एक रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो 5000 से डिवाइड हो जाएगा। 000 कैंसिल हो जाएंगी। 2πr को लिखा, 44 से 44 कैंसिल करा, 7/5 इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो EM वेव्स की मैं पूरी एक लिस्ट आपको बना देता हूं, याद करने का तरीका भी बता देता हूं। गाड़ी XUV
आई एम राइडर, ये तरीका जो है ना वो हमने यूज करना है। गाड़ी एक्सयूवी, आई एम राइडर। जी फॉर गामा रेज हमारे पास है, ये एक्स रेज हैं, ये अल्ट्रा वायलेट हैं, ये विजिबल हैं, ये इंफ्रारेड हैं, और ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, माइक्रोवेव है, और ये जो है ये रेडियो है। इस तरीके से काम करना है। इनमें अगर मैं बात करता हूं तो ये फ्रीक्वेंसी लिखूं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है सर वो लोएस्ट है। और फ्रीक्वेंसी के अपोजिट काम किसका होता है, वेवलेंथ का। तो इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या रहेगी, हाईएस्ट रहेगी, और इनकी वेवलेंथ जो है वो क्या रहती है, लोएस्ट। और अगर मैं बात करता हूं तो रेडियो वालों में भी एएम वाला जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की कम होती है। तो सबसे ज्यादा जो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली है, एफएम वाली ज्यादा कर रखी है, गलत बात है। एएम की ज्यादा होगी, एएम की ज्यादा होगी, तो ये दो ऑप्शन है। फिर उसके बाद एफएम वाली होगी, ये एफएम की है, फिर एफएम की है, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ऑप्शन सही चल रहे हैं। उसके बाद मतलब ये हाईएस्ट, मतलब वहां जा रहा हूं तो घटती जा रही है। उसके बाद माइक्रो नाम है, कहीं पे माइक्रो है, माइक्रो नाम जो है ना वो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद नंबर आएगा माइक्रो का, बिल्कुल ठीक बात है सर। माइक्रो के बाद कम किसकी होगी, इंफ्रारेड की होगी, बिल्कुल ठीक बात है सर। यहाँ पे इंफ्रारेड पहले दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद विजिबल की होगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। इससे याद रखेंगे, गाड़ी एक्सयूवी, आई एम राइडर, यहां से पता चल जाएगा आपको। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, याद करने लायक बात है कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो एज ऑफ यूनिवर्स है इट इज अप्रोक्स 13 to 18 बिलियन ईयर्स। ये तो याद ही करना था आपको। ये एक अच्छा सवाल है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस फ्रॉम 242 to 10। टेम्परेचर बॉडी का कितना कम हो गया, 30 केल्विन कम हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आ गया, 30 केल्विन। कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। बेटा किसी भी स्केल में अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस हर यूनिट में क्या रहता है, सेम। तो आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा। टेम्परेचर चेंज हर यूनिट में सेम रहेगा, टेम्परेचर बदल जाते हैं, टेम्परेचर का चेंज डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस, ये बात याद कर लो कि टेम्परेचर डिफरेंस हर यूनिट में क्या रहता है, सेम रहता है, सेम इन ऑल यूनिट्स। हर यूनिट में जो है टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये काम जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। 2023 के भी क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं। 24 में बहुत कम एक ही सवाल जो है वो पूछा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू एज 0.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमें पता है 0.5 हर्ट्ज, लेंथ बतानी है तो टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 कम्स आउट टू बी 10 डिवाइडेड बाई 5। पहले तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताता हूं इसके बेसिस पे कि एक जो ये काम है, फ्रीक्वेंसी 0.5 है, टाइम पीरियड पता चला 2 सेकंड। एक सीधा भी काम हो सकता है, इसको ना सेकंड्स पेंडुलम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सेकंड्स पेंडुलम। अ पेंडुलम विच टिक्स द सेकंड्स, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का हो, फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज की हो, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। और इसकी लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेट 1 मीटर के अप्रोक्स होती है। ये तो आप याद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाई चांस कोई और फ्रीक्वेंसी या और कोई टाइम पीरियड आ जाए तो वी हैव टाइम पीरियड एज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दिस इज फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड यू हैव कैलकुलेटेड एज 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको 1 बाई पाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एल बाई जी का रूट। तो 1 बाई पाई स्क्वायर कम्स आउट टू बी एल बाई जी। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल, दिस इज योर जी डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.8 अगर मैं लूं, पाई स्क्वायर लगभग 10 होता है, तो कम्स आउट टू बी 0.98 मीटर विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 मीटर। ये आंसर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो आपके आने वाले टेस्ट के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और चीजें जो हैं वो आपने इसी तरीके से देख लेनी है। क्वेश्चंस के मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको कराए हैं, न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, और इसमें आपने जो है टॉपिक्स को एक बार थोड़ा सा देख लेना है कि हमारे सवाल जो हैं वो ऑप्टिक्स से पूछे गए हैं, हमारे सवाल जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो बन रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।